शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बीजेपी को आज नया कौमी सदर मिल गया है। जेपी नड्डा बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। इलेक्शन ऑफिसर राधा मोहन सिंह ने ऐलान किया है 2019 से 2022 तक जेपी नड्डा बीजेपी के सदर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के 11वें सदर हैं। तो नाज़रीन आपको बताएं कि बीजेपी को आज नया कौमी सदर मिल गया है। जेपी नड्डा बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। 2020 से 2022 तक जेपी नड्डा बीजेपी के सदर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के 11वें सदर हैं। इलेक्शन ऑफिसर राधा मोहन सिंह ने इस बात का ऐलान किया। तो बीजेपी को, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमित शाह ने उन्हें ये ओहदा जो है वो सौंपा है और तमाम अहम लीडर इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारे साथी अनूप गुप्ता। अनूप, तो बीजेपी को आज नया सदर मिल गया है और क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा की ताजपोशी कर दी गई है। आधिकारिक रूप से जो चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और उनका कार्यकाल जो है वो 2019 से 2022 तक का होगा। ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में जब केंद्र में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी की, उसके बाद उस समय राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए गए थे और अमित शाह को यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से ही अमित शाह का नेतृत्व पार्टी को मिल रहा था और उसके बाद अब चूंकि इस कार्यकाल में गृह मंत्री बनाए गए अमित शाह, ऐसे में अमित शाह 2 पदभार नहीं संभाल सकते थे। ऐसे में वो छोड़ना उनके लिए था कि वो छोड़ देंगे। अब जेपी नड्डा को अब कार्यभार दिया गया। देखिए अभी हमारे साथ सहयोगी हैं विनीत, जो लगातार बीजेपी देखते हैं। ये बताइए विनीत, कितनी चुनौती है जेपी नड्डा के सामने, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने एक लंबी रेखा खींची है बीजेपी के लिए, कितनी चुनौती आप देखते हैं जेपी नड्डा को? जी निश्चित तौर पर अनूप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहली चुनौती होगी जेपी नड्डा के लिए अपनी टीम बनाना। जो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें भी अपनी टीम बनाना जेपी नड्डा के लिए एक चुनौती होगी कि किस तरह से सभी को संतुष्ट कर सके, सभी को खुश रख सके और सभी को समाहित कर सके, क्योंकि उनके पास न सिर्फ बड़ी लाइनें हैं, जिस तरह से अमित शाह ने सबसे बड़ा सदस्य संगठन बना दिया था, सबसे अधिक सदस्य बीजेपी के थे। इसके साथ ही साथ जब 2019 का चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने 303 सीट जीती थी, जो सबसे अधिक सीटें बीजेपी के इतिहास की थी। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के लिए भी चुनौती होगी संगठन को बनाना, अपनी एक टीम तैयार करना और उस टीम के साथ बेहतर प्रदर्शन करना। सवाल उठता है कि जिस तरीके से अमित शाह जब अध्यक्ष बनाए गए तो लगातार राज्यों में भी हमने सरकार देखी, लगातार बीजेपी की सरकार बनती रही, लेकिन जब वो गृह मंत्री बनाए गए और जब जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से नहीं की गई। तो ये एक बड़ा डर जेपी नड्डा के सामने जरूर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। आज निश्चित तौर पर यहाँ पर निश्चित तौर पर जो जेपी नड्डा के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, दिल्ली बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार दिल्ली की वैतरणी बीजेपी कैसे पार करती है। क्या पिछले बार का ही प्रदर्शन रहेगा जब जेपी नड्डा के पास 3 ही सीट आए थे? इसके साथ ही साथ मैं आपको अनूप जी मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बिहार एक बड़ी चुनौती हो। क्या बिहार में गठबंधन के साथ, जैसा कि लगातार अमित शाह कहते रहे कि नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर ही उन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। आपका और विनीत, आपका हम अपने दोनों नुमाइंदों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस अहम खबर पर लगातार अपडेट देने के लिए। एक और बेहद अहम खबर,
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से जुड़ी, जिसमें ब्रजेश ठाकुर समेत 19 अफराद को कसूरवार ठहराया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज ये अहम फैसला सुना दिया है। एक मुलजिम को बरी कर दिया गया है। मुलजिमों की सजा का तयन 28 जनवरी को होगा। वाज़ेह है कि मामला शेल्टर होम में 34 लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल से जुड़ा था। इसका इंकिशाफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की सोशल ऑडिट रिपोर्ट से हुआ था। दारुल-हुकूमत के क़याम के मामले पर असेंबली के सरोज़ा इजलास का हंगामी आगाज़ हो गया। इससे पहले वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की सदारत में काबीनी इजलास हुआ। हाई पावर कमेटी ने 3 दारुल-हुकूमतों के क़याम की तजवीज़ पर मुश्तमिल रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। काबीना ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। इस पर असेंबली में मुबाहिसा होगा। अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के MLAs ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने काबीनी इजलास में 3 दारुल-हुकूमतों की रिपोर्ट की मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया। वाज़ेह है कि कई तंजीमों और सियासी जमातों ने चलो असेंबली की कॉल भी दी है। एहतियातन गुंटूर और अमरावती को जाने वाली RTC बसों को फिलवक्त रोक दिया गया है। असेंबली और उसके करीबी इलाकों में आम आदमी के दाखिले की इजाज़त नहीं है। अमरावती को दारुल-हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए किसानों का एहतजाज आंध्रा में शिद्दत इख्तियार कर गया है। एहतजाजी किसान पुलिस के जरिए खड़ी की गई रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए असेंबली के दूसरे गेट तक जा पहुंचे। पुलिस ने एहतजाज के पेश नज़र खारदार तार यहाँ लगाए थे। इसके बावजूद एहतजाजी किसान असेंबली के पिछले हिस्से से असेंबली के करीब पहुँच गए। एहतजाज के सबब असेंबली और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी पुख्ता है। सिक्योरिटी को चकमा देकर एहतजाजी असेंबली के करीब पहुंचे। और वहीं अमरावती में किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। जंगलों के रास्तों से एहतजाजी किसान असेंबली के करीब पहुंच गए हैं। इस दौरान एहतजाजियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस लाठीचार्ज में कई लोगों के जख्मी होने की इत्तला थी। एहतजाज में खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं और इस पुलिस लाठीचार्ज में कई खवातीन के जख्मी होने की भी इत्तला है। और वहीं गुंटूर के रुकने पार्लियामेंट गल्ला जयदेव ने 2000 से ज्यादा किसानों के हमरा सेक्रेटेरिएट का घेराव करने की कोशिश की है। अमरावती प्रिरक्षणा समिति, JAC और दीगर सियासी जमातों की चलो असेंबली कॉल पर रुकने पार्लियामेंट जी जयदेव पिछले रास्ते से सेक्रेटेरिएट पहुंचे। पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को नजरअंदाज करते हुए रुकने पार्लियामेंट और उनके हामी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। पुलिस के जरिए कड़े इंतजाम थे, बावजूद इसके एहतजाजी किसान सेक्रेटेरिएट तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी किसानों के दरमियान धक्का मुक्की देखी गई। पुलिस ने MP गल्ला जयदेव को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। और चलिए तमाम तर तफसीलात वहाँ पर अभी क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से किसान जो है वो उनका एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है, तमाम चीज़ों पर अपडेट के लिए, तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे विजयवाड़ा का, जहाँ मौजूद है हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं किसानों का ये जो तशद्दुद, ये जो एहतजाज है ये तशद्दुद में बदल जाएगा, और अब क्या कुछ हालात वहाँ पर नजर आ रहे हैं असेंबली के घेराव के ताल्लुक से भी बताइए। हाँ है ना, अभी जो असेंबली अंदर सेशन चल रहा है और बाहर जो है ना जो एहतजाज करने वाले JAC के लीडर्स जो है ना वो पुलिस की हिरासत में है, और ये जो रैयत और जो गांव वाले हैं जो वो जो है ना असेंबली और सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है कई जगह जंगल और दूसरी जगह पे है। ये पूरे पुलिस के हिरासत में है और पुलिस पूरा इनको कंट्रोल में वहाँ पे बिठा रखी है। जैसे कि 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर जो है ना वहाँ ये एहतजाज करने वाले जो लोगों को जंगलों में बिठा के रखा गया है, जो धूप में है। वहाँ से इन्हें ले जाने के वास्ते कोई गाड़ी का आने का इंतजाम नहीं है, सड़क नहीं है, तो इसलिए उन्हें वहाँ पे पुलिस ने पूरे बंदोबस्त के साथ वहाँ पे बिठा रखा फिलहाल। और दूसरी जगह से भी कहीं गुंटूर और विजयवाड़ा से कुछ लोग आने की कोशिश की रही है, उनको कर रहे हैं, जिनकी पुलिस ने बीच में रोक रखा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो असेंबली का जो घेराव का प्रोग्राम रखा गया वो कुछ हद तक सक्सेस हो गया। जैसे कि लीडर्स को पूरे पहले से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और जो बाकी जो लोग हैं वो भी कुछ सुबह से निकल के आए। जो लोग MP गल्ला जयदेव और देवनी ने हुआ महसूस, कुछ लोग ने पुलिस को चकमा दे के
निकल के आने की कोशिश की, जिसमें वो सफल हो गए। और जो अभी तक जो शाम तक जो मामला है वो ऐसा ही चलने का वाला मामला है। तो इसलिए पुलिस ने और चौकन्नी होके जो गांव है 29 गांव और जो अमरावती और सेक्रेट के बाजू में जो पूरा एरिया है जी, पूरे जी। अपने कब्जे में ले लिया जी। और स्पेशल फोर्स को भी वहां पे तैनात किया। इसाक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो खवातीन हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और इस एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं। ये भी खबरें आई हैं कि जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था उसमें खवातीन भी जख्मी हुई हैं। इस ताल्लुक से मजीद तफसीलात। जो ये एजिटेशन है वो पहले से ही जो एजिटेशन में आज पिछले 33 डेज में चल रहे एजिटेशन में खवातीन भी बड़े हिसाब से इसमें हिस्सा ले रही है और गाँव में धरना और उसमें आज सुबह में जो ये चलो असेंबली का एहतजाज में इसमें भी काफ़ी ज़्यादातर में खवातीन इसमें हिस्सा लिए। वो गाँवों से और जंगलों से वो भी चल के आके इसमें एहतजाज में हिस्सा लेने की कोशिश की। तब पुलिस ने सेक्रेटरीट और वेलगपुरी जो असेंबली के 1 किलोमीटर के दायरे में इन लोग पहुँचने वाले और वो अंदर जाने की कोशिश की मेन गेट से दूसरे गेट से। तो तब पुलिस ने इन्हें लाठीचार्ज किया जिसमें घायल हो गए। कुछ जख्मियों को वहाँ पे आसपास के लोग ने अस्पताल ले गए और कुछ लोगों को पुलिस ने वहीं पे रखा। जो ज़्यादा जख्मी हो गए उन्हें अस्पताल विजयवाड़ा और गुंटूर की तरफ ले जाया गया। पर जो अभी जो एहतजाज करने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन इक़्तिदार वाली रियासती हुकूमतों से गुजारिश की है कि NPR पर सोच समझ कर फैसला करें और किसी भी फैसले से पहले तमाम पहलुओं पर गौर व खौस कर लें। ममता बनर्जी ने अपोजिशन इक़्तिदार वाली रियासतों से कहा है कि वो असेंबली में शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करें ताकि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर कदगन लगाया जा सके। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। मुल्क भर के तलबा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहान के तनाव और खौफ से निजात हासिल करने के लिए टिप्स दी। इस बीच तलबा से बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो तलबा का दोस्त बनकर उनकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर परेशानी, तनाव और मुश्किलात आती ही हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों और लगन से नाकामी की धारा को मोड़ा भी जा सकता है। नहीं लगता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम ये है। जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है। हर एक की अपनी विशेषता होती है, अपनी आदतें होती हैं और आप जिसमें कंफर्ट हो वही करो। सिद्धांत है कि सुबह ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो आप कंफर्ट नहीं है तो फिर काहे परेशान हो भाई, रात को पढ़ लो। वरना फिर क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तब आप दीदी को बताओगे कि तेरे कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्यों तुम मुझे रात में पढ़ने नहीं देती थी, सुबह पढ़ने के लिए कह रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, ज्यादातर विद्यार्थियों के जीवन में क्या होता है, हो सकता है आप लोगों के जीवन में न होता हो, लेकिन मैं जब पढ़ता था तब हम सभी साथियों के अंदर होता था। आपका होता है तो, नहीं होता है तो मैं कोई जजमेंट नहीं ले सकता। वो क्या, जब स्कूल शुरू होती थी, रिजल्ट जब आता था तो मन में तय करते थे कि अगली बार स्कूल शुरू होते ही पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद बस अगले महीने शुरू करूंगा, बस आप फर्स्ट रेट हो जाने के बाद करूंगा। दूसरा क्या करते हैं, नहीं आज तो रात को ही पढ़ना है, मम्मी खाना बहुत हैवी मत बनाना, नींद आ जाए ऐसा खाना मत बनाना, बस पास्ता वगैरह चल जाएगा। माँ को भी लगता है चलो इसको पढ़ना है रात को, तो जो चाहता है पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़ा, पास्ता चाहिए तो पास्ता, पानी पूरी चाहिए तो पानी, गोलगप्पे चाहिए, जो देख बच्चे को पढ़ाना है ना, माँ बना देती है। फिर मन करता है माँ आज मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा करो माँ सुबह 6 बजे उठा देना। तो फिर हम सुबह
मां बेचारी 5 बजे उठ करके तैयारी करती है कि संतान अपनी सुबह उठ करके पढ़ना चाहती है, तो उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, सब तैयारी करती है। और फिर हम 6 बजे, ना माँ रात को नींद नहीं आई थी तो फिर अब तो आज नहीं, आज रात को पढ़ूंगा। यही होता है ना, कभी माँ को रात को जगा देना, कभी माँ को सुबह जगा देना, और कभी परिवार को ही, और हम अपना टाइम टेबल बदलते जाना। देखिए, मैं समझता हूं ये अपने साथ अन्याय होता है। मुसीबत रात को पढ़े या सुबह पढ़े, उससे ज्यादा मुसीबत ये है कि हम पढ़ने के बहानों के बजाय न पढ़ने के बहाने खोजते रहते हैं और वो बोझ पूरा परिवार पर डाल देते हैं। अगर हम उन चीजों को अपने पर लेंगे और उसमें से आदत बदलेंगे तो जरूर लाभ होगा। मेरा स्वयं का अनुभव है। जम्मू कश्मीर की तालिबा करिश्मा रैना ने भी पीएम मोदी से सवाल किया। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि वो अपने वालिदैन की उम्मीदों पर खरी कैसे उतरे, और पीएम मोदी ने करिश्मा रैना के सवाल का जवाब कुछ यूं दिया। करिश्मा रैना कक्षा 11वीं की छात्रा, जम्मू कश्मीर के गर्ल्स नवाबाद स्कूल से हूँ। मेरा अगले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पेरेंट्स की कुछ ऐसी उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अपनी सफलता पाऊं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये कैसे कर सकती हूं और मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे कर सकती हूं, तो और इससे जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे बाहर आ सकती हूं। धन्यवाद। ये सवाल आप लोगों के लिए है कि आपके माँ बाप के लिए है? आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं वो आज मोदी जी सुना दे। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं जो बात बताता हूं किसी भी पेरेंट्स को या गार्डियंस को मैं कोई प्रेशर करना नहीं चाहता हूं, मैं कोई दबाव डालना नहीं चाहता हूं, और नहीं मैं उनके बच्चों को बिगाड़ना चाहता हूं कि उनके माँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करने की आदत बना दे, ऐसा भी नहीं चाहता। ये बात सही है कि हमने देखा होगा वो स्टील का अगर स्प्रिंग होता है? अगर स्प्रिंग एक सीमा तक खींचते रहोगे तो उसका उपयोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा खींच दिया तो क्या होगा? तार बन जाएगा, फिर वो स्प्रिंग का काम करेगा क्या? माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए, टीचर्स ने भी सोचना चाहिए, उनको अंदाज होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट के साथ या जिस बच्चे के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये माँ बाप को, टीचर को अंदाज होना चाहिए। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कई अहम मामलों पर न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीता झा से खास बातचीत की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी हमारे साथ है बात करने के लिए। अल्वी जी, पीएम मोदी अभी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। देश भर के बच्चों को इसमें बुलाया गया है। 2000 बच्चे, अध्यापक, इसके अलावा जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मेन जो मोटिव है इस पूरे कार्यक्रम का वो ये कि परीक्षा में बैठने से पहले जो बच्चे का स्ट्रेस होता है उस पर कुछ टिप्स आज पीएम मोदी देंगे। प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है हमारे देश को ऐसा मिल गए हैं जो हर मैदान में एक्सपर्ट हैं। वो हर चीज़ देश की जानते हैं, हर विद्या जानते हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि। और इस वक्त की अहम खबर, निर्भया इस्मत दरी केस से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट ने पवन की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल पवन ने दावा किया था कि वो वारदात के वक्त नाबालिग था। 4 कसूरवारों में पवन गुप्ता भी शामिल है और उसने ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये दावा किया था कि वारदात के वक्त वो नाबालिग था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पवन की अर्जी खारिज कर दी।
इस केस को लोअर कोर्ट में 3 बार सुना गया, 3 बार हाई कोर्ट में सुना गया, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, उसमें कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन फिर भी डिले करने के लिए इन लोगों ने पार्टीशन लगाया है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि कम से कम अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पे ब्रेक लगाया जाए। मतलब आपको लग रहा है कि लगातार डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून का दुरुपयोग कानून का कर रहे हैं कि एक के बाद एक आराम से आ रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट से अर्जी कर रहे हैं कि आप अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करिए। ये नहीं कि जो चल रहा है इनका अधिकार है, चलते रहें, क्योंकि कोई टाइम बाउंड तो है नहीं, तो करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अधिकार है कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इनके ऊपर ब्रेक लगाए। तो नाज़रीन, ये थे निर्भया के वालिद, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अदालत अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करे, और जिस तरह से लगातार अर्जियां दाखिल की जा रही हैं, चाहे वो रहन की अर्जी हो या फिर ये कि वारदात के वक्त पवन नाबालिग था, तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जाए। विशेषाधिकार का यूज जरूर करेगी, और कोर्ट को ये क्लियर एक मैसेज जा चुका है कि ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, और 1 बाय 1 उनका जो डिले टैक्टिक है वो फेल होता जा रहा है। क्योंकि अभी जो कमिंग 1 Feb 2020 का जो इनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो अभी स्टिल है, कंटिन्यू है, वो अभी उस पर कहीं ना तो स्टे हुआ है ना पोस्टपोन्ड हुआ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस डेट में भी इनको हैंग किया जा सकता है, ये हमने होप नहीं छोड़ी है। बट वो जो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आप अगर देखेंगे 18 दिसंबर से इनका रिव्यू डिसमिस होता है विद इन 8 days, देन आफ्टर ये क्यूरेटिव में आते हैं, इनका क्यूरेटिव भी डिसमिस होता है, देन आफ्टर ये SLP में उस जुवेनाइलिटी को क्लेम कर रहे हैं जिस पर इनको ट्रायल कोर्ट में सुना जा चुका, हाई कोर्ट में सुना जा चुका, रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना। तो इसी ग्राउंड पे कि कोई इनके पास ग्राउंड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, तो यहाँ से भी इनका जो पिटीशन था वो डिसमिस हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखिए कोर्ट जो इंडियन जो लॉ जो इंडियन जुडिशरी है, वो डेथ रो पर जो मैटर है उसमें वो एक शत्रुघ्न चौहान का केस है कि उसमें आखिरी सांस तक सुनते हैं। तो वही हमारा जुडिशरी कन्विक्टेड के प्रति इतना लिबरल है कि वो उनको सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं वो मीडिया प्रेशर, अदर प्रेशर में इसमें जजमेंट ऐसा दिया गया है ऑर्डर, तो ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरीके से गलत। आप पटियाला कोर्ट में लगातार लड़ी है, जूझी है 1 साल तक, और उसके बाद आपने भी कई केस का हवाला दिया। उसके बाद ये मामला अचानक से फिर वो हुआ और सुनवाई हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि निर्भया के पिताजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि ये लगातार अपने जो लीगल रेमेडीज है उसका प्रयोग किए ही जा रहे हैं, कोई टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अब इस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में पावर है, इनहेरेंट पावर है उनके पास, सुमोटो, वो इस केस को संज्ञान में ले सकते हैं कि क्यों ना, जब ये इतना डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, सफिशिएंट इनको सुना जा चुका है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू इनका सेकंड टाइम इनका डेथ वारंट का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ है, फिर ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर का यूज सुमोटो कर सकती है। कश्मीर के जिला शोपियान में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट ढेर कर दिए गए। पछी इलाके में एनकाउंटर हुआ, मिलिटेंटों की शिनाख्त भी कर ली गई। आदिल अहमद साकिन जैनपुरा, वसीम अहमद साकिन अबरपुरा, नागबल और जहांगीर अहमद के तौर पर इनकी शिनाख्त की गई। तीनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू का कहना है कि कश्मीर में हालात मामूल पर लौट चुके हैं। इम्तना उबूरी था, अब तकरीबी सरगर्मियों तक इम्तना महदूद है। कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। Currently, there is a lot of media reporting about the restrictions. Those restrictions are limited to this kind of disruptive activities only. Wherever these business activities are there, business processes are there, wherever this kind of things are there, we have seen that it is streamlined, it is facilitated, and there is no such barrier, there is no such problem in there. Only to see that the common people, the innocent people don't get affected and they are not put to the disadvantage, these kind of measures we have taken. You are aware that we are facing this kind of situation for the last so many years. But because of the various concerted actions, now we have minimized this menace. There is a
quite the normalcy has come up. It is in the common public, it is totally normal, and it is maybe abnormal for the militants only now. So this is the situation where now we are now launching a new experience. This kind of apprehension was there in other places also. I had some exposure to this when the entire press was, the media reporting was there. That particular situation, the Global Investor Summit started, and where that state has now reached. Similarly, I find it the similar situation here, which is a lot of miscommunication, apprehension, and that in that context, I am doubly sure. खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।